एक खास कार्यक्रम चर्चा सेहत की में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रौनक दानी, जो बीएम शाह हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर रौनक दानी जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रौनक दानी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो हाल ही में कोविड प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं, उससे मरीजों में न्यूरो संबंधित किस तरह की समस्याएं देखी जा रही हैं? देखिए, कोविड एक ऐसी महामारी है जिसने हर वर्ग को अपनी चपेट में लिया है। ऐसी कोई बीमारी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कोविड में अफेक्ट नहीं हुआ है, और डेफिनेटली न्यूरोलॉजी विभाग भी उनमें से एक है। पोस्ट कोविड न्यूरोलॉजी की समस्याओं को हम अगर एक सामान्य भाषा में समझना चाहें तो दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक ऐसी बीमारियां जो थोड़ी सी नॉन क्रिटिकल हो, जिसे हम ओपीडी लेवल या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट लेवल में मैनेज करते हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां जो क्रिटिकल रहती हैं, जिनमें हमें वापस मरीजों को कोविड से ठीक होने के बाद भी आईसीयू का एडमिशन या आईसीयू की भर्ती की ज़रूरत पड़ती है। जो कॉमनली नॉन क्रिटिकल बीमारियां हम लोगों ने न्यूरोलॉजी में देखी हैं, जो पोस्ट कोविड बढ़ गई हैं और जिनकी मात्रा कम से कम 20 से 30% अभी हमारी फॉलोअप ओपीडीज़ में आ रही है, उनमें सबसे पहला है सर दर्द। सर दर्द की समस्या हम लोगों ने देखा है कि 10 में से कम 4 से 5 ऐसे पेशेंट आ रहे हैं पोस्ट कोविड, जिन्हें बहुत सीवियर हेडेक्स होने की परेशानी हो रही है। ये हेडेक का प्रकार, ये हेडेक का टाइप बहुत डिफरेंट है, जो पहले कभी उनको अपनी लाइफ में नहीं हुआ था। ये हेडेक बहुत सारे माइग्रेन के मरीजों या माइग्रेन के जैसे सर दर्द के मिलते जुलते रहते हैं, पर इनमें एक अंतर ये आ रहा है कि ये हेडेक ऐसे हैं जो दिन भर बने हुए हैं। 24 घंटे में इनका बार बार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। किसी किसी समय पे ये बहुत तेज़ हो जाते हैं, किसी किसी समय में काफ़ी मध्यम या माइल्ड डोजेस के रहते हैं। ये वाली समस्या के साथ पेशेंट परेशान इसलिए है क्योंकि हेडेक उनकी दिनचर्या को अफेक्ट कर रहा है। मरीज़ ऑलरेडी कोविड के कारण बहुत दिन बीमार रहता है, बहुत दिन अपने काम काज, घर परिवार सबसे दूर है। ऐसी अवस्था में जब सरदर्द की लगातार किसी को बना रहे तो वो सरदर्द पूरे रूटीन को उनके गड़बड़ कर दे रहा है। वो काम पे अपने फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं, और डेफिनेटली इसका अफेक्ट जो है उनकी पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ पे पड़ रहा है। इन हेडेक्स को हम लोगों ने देखा है कि अगर हम मरीज़ को ढंग से इस बात के लिए समझाएं कि हेडेक कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है, काफ़ी हद तक मरीज़ उससे सेटिस्फाई होते हैं। कुछ दवाइयाँ इसके लिए बनी हैं जो माइग्रेन जैसी बीमारियों में भी इस्तेमाल की जाती थी, और हमारे एक्सपीरियंस में हम लोगों ने अभी देखा है कि वो वाली दवाइयाँ इस तरह के पोस्ट कोविड हेडेक्स में भी काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है। हाँ, हालांकि उनके डोजेस जो सामान्य माइग्रेन या सामान्य हेडेक्स में रहते थे, उससे कम से कम 1.5 या 2 गुना ज़्यादा हमें देने पड़ रहे हैं। दूसरी एक जो बहुत कॉमन बीमारी हम लोगों ने समझी है, जो हम एक लोकल भाषा में या गांव में हम समझते हैं, नसों में झुंझुनाहट आना। ऐसे कई पेशेंट आते हैं जो सामान्य भी आपके पास आएंगे, परिचितों में रहेंगे, हमारे पेरेंट्स एल्डर्स में रहते हैं, जो हमेशा इस बात की कंप्लेन करते थे कि नसों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें झंझनाहट आ रही है। ये झुंझुनाहट हाथों में भी हो सकती है, झुंझुनाहट पाँव में भी हो सकती है। मेडिकल भाषा में हम लोग इस समस्या को न्यूरोपैथी बोलते हैं। सामान्यतः ये झुंझुनाहट की समस्या एक एज वर्ग ग्रुप, यानी जो 55 साल 60 साल के पार रहते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलती थी। इसके अलावा ऐसे लोग जो पुरानी बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड की बीमारी हो गई, इन बीमारी के लोगों में झुंझुनाहट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। पर आजकल पोस्ट कोविड यंग पेशेंट्स जो 25 साल 30 साल 40 साल जिन्होंने कोविड को मात दी है, जो अपने घर वापस आ सके हैं, अपने परिजनों से मिल सके हैं, उन लोगों में झंझनाहट चालू हो रही है। ये झंझनाहट कभी पाँव में आ रही है उन्हें, ये झंझनाहट कभी हाथों में आ रही है, और इसके कारण उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं गिर रहा है। उन्हें ये डर बार बार सताता रहता है कि कहीं ये पैरालिसिस ना हो जाए, कहीं उनका हाथ पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए, कहीं उनका पाँव पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए। तो जितने भी शोध अभी हुए हैं विश्व में, भारत में और भारत के बाहर भी, ये देखा गया है कि कोविड की बीमारी नसों को, ना ओनली छाती की पर शरीर की सारी नसों को कुछ ना कुछ अफेक्ट करती हैं, और उसके कारण नसों में जो करंट जाना चाहिए, जितना बहाव उस करंट का होना चाहिए, वो नहीं रहता, और वो इस न्यूरोपैथी को अंजाम दे रहा है। इसे डिटेक्ट करने के लिए हम एक बहुत ही साधारण सी जाँच होती है, जिसमें ना कोई इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिसमें ना मरीज़ को एडमिशन की ज़रूरत है, जिसे हम नर्व कंडक्शन स्टडीज़ बोलते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। ये नस की जांच कम से कम 15 से 20 मिनट की होती है, जिसे एक बार हम करते हैं तो उससे हम ये बात का पता कर लेते हैं कि नसों में कितने % खराबी है। सामान्यतः ये देखा गया है किसी मरीज़ जिसमें 20 से 25% की नसों में खराबी रहे, उनमें रिकवरी पीरियड अराउंड 2 से 3 हफ्ते का रहता है। पर ऐसे कोई भी मरीज़ जिनमें 25% से ज़्यादा खराबी हो, 50 या 60, उनमें कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगता है। तो पेशेंट की इस बीमारी को समझना, उन्हें इस बात को समझाना कि ये बीमारी इतने समय में ठीक होगी, बहुत ज़रूरी रहता है। ये बीमारी कभी भी बढ़कर लकवा या वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकती है, और इसके लिए बहुत कारगर दवाइयाँ जो रूटीन में न्यूरोलॉजी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती थी, वो मार्केट में उपलब्ध हैं। उन दवाओं से काफ़ी हद तक इन पेशेंट्स को आराम मिलेगा। पर इन मरीज़ों को जो 2 चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्सपोजर, ठंडे से बचाना है। जो रैंडम वेदर है, चेंजेस हो रहे हैं, कभी बारिश होना, कभी मौसम में एकदम से ठंडक आ जाना। अभी गर्मी का समय है तो बहुत लोग कूलर और एसी का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में हम पूरे समय एसी चला रहे हैं, घरों में एसी
हमेशा ठंडे में रहता है तो वो इस समस्या को बढ़ा सकता है। थोड़ा उस चीज़ से उन्हें बचना चाहिए। अपने हाथ और पाँव को वेल कवर्ड रखें, थोड़ा सा वार्म रखें। एक सामान्य घरेलू नुस्खा जिसे हम गर्म पानी के बैग से सिकाई, जो पुराने हमारे दादा उनके दादा लोग भी हमेशा बोला करते थे, तो नसों में सिकाई करने से काफ़ी हद तक उनमें गर्माहट रहती है, उनमें करंट का बहाव ठीक होने लगता है और वो इस समस्या में दवा के साथ एक बहुत कारगर इलाज है जो ठीक हो जाता है। करीबन 20 से 25% मरीजों को कोई दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खाली इस तरह की उपयोगी घरेलू नुस्खों से ही पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तीसरी जो बहुत कॉमन समस्या हम लोगों ने देखी है नसों की खराबी में ही मैं आगे एक कदम जाना चाहूँगा, वो है शैटिका की समस्या, जो हम कॉमन भाषा में बोलते हैं। शैटिका एक तरह से कमर के हिस्सों का नस का दबाव है जिसका असर इंसान के पाँव में, पैर में जाने लगता है, जो उनके चलने की स्थिति को अफेक्ट करता है, उनके झुकने की स्थिति को अफेक्ट करता है। आदमी कोई भारी सामान उठाने से डरता है, किसी भी तरह झुक के काम करने से डरता है। तो ये वाली बीमारी भी बहुत कॉमनली कोविड के बाद हम लोग को देखने को मिल रही है, जो एक ओपीडी बीमारी है। और अच्छी बात यह है कि जो नुस्खे अवेलेबल हैं शैटिका के लिए, जैसे कमर की सिकाई करना, झुकने से बचना, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेन नहीं करना। बहुत सारे पेशेंट्स में हमने ये भी देखा है कि कोविड से ठीक होने के बाद उन्हें अपने नॉर्मल लाइफ में आने की इतनी हड़बड़ी रहती है, वो चाहते हैं कि बस हर चीज़ उस दिन के बाद, जिस दिन वो घर पहुँचें, सब नॉर्मल हो जाए। वो अपने बॉडी को वैसे ही उस तरह से एक्सर्ट करने लगते हैं जैसा वो कोविड के पहले करते थे, जो सरासर गलत तरीका है। आपको कोविड के बाद भले आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ हो, पर आपके शरीर की कोशिकाओं को रिकवर करने में कम से कम 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। तो हमें, जैसे हम कभी किसी जिम में जाते हैं, हमारे क्रिकेटर्स अगर प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं होता वो अचानक उन्होंने अपना सामान उठाया और तुरंत प्लेइंग फील्ड में चले गए। वो थोड़े समय वार्म अप करते हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा ट्यून करते हैं, अपनी स्टेमिना को थोड़ा बढ़ाते हैं और उसके बाद इंजरी के बाद वो वापस फील्ड में आते हैं। कोविड में भी इसी तरह की चीज़ों को हमें करना चाहिए। हम एक बार घर आ जाएं तो इसके पहले हम अपने सारे सामान्य रूटीन को 100% करें। हम कहीं ना कहीं अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने पे पहले हमें फोकस करना चाहिए। उसके लिए थोड़ी बहुत रेगुलर एक्सरसाइजेज हम करें और धीरे धीरे हर दिन हम अपने शरीर के गोल को थोड़ा बढ़ाते जाएँ। हर दिन के साथ अपने शरीर को थोड़ा आगे खींचें। एक दिन में करने की कोशिश इस लंबर रेडिकुलोपैथी को सबसे ज़्यादा बढ़ा रही है। मैं अपने सारे पेशेंट्स को यही एडवाइस करता हूँ कि भले आप ठीक हो गए हैं, आप मेंटली ठीक फील कर रहे हैं, आप शारीरिक रूप से ठीक फील कर रहे हैं, पर शरीर के अंदर की कोशिकाएं पूरी नहीं ठीक हुई हैं, उन्हें वो समय दीजिए। अगर हम अपने शरीर के लिए 2 से 3 हफ्ता एक्स्ट्रा रेस्ट कर लेंगे या अपने काम के पैटर्न को थोड़ा कम कर लेंगे तो लंबी दवाओं की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लंबे डॉक्टरों के चक्कर नहीं पड़ेंगे, लंबे जांचों का झंझट से हम बच सकते हैं। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पोस्ट कोविड हमें ओपीडी लेवल में देखने मिल रही है, जो बढ़ी हुई है, पर ये सारी नॉन इमरजेंसी बीमारियां हैं। इसके अलावा जो चीज़ सबको समाज में परेशान कर रही है और कई युवाओं से लेकर हर वर्ग के लोगों की जान का जिनमें खतरा हो रहा है, वो है पोस्ट कोविड क्रिटिकल इलनेसेस, जिन्हें हम न्यूरोलॉजिकल भाषा में बोलें तो इमरजेंसीज, मेडिकल इमरजेंसीज के रूप में हम देख सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी मेडिकल इमरजेंसी जो हमें देखने को मिल रही है वो है दिमाग में, ब्रेन के हिस्सों में खून के नस के क्लॉटेज, जिसे हम सामान्य भाषा में लकवा बोलते हैं। लकवा जो है वो एक सामान्य में भी बहुत खतरनाक बीमारी है, जो खून के हिस्सों में, दिमाग के अंदर के खून की नसों में गाढ़ेपन के कारण होती है और उस गाढ़ेपन के कारण वहाँ क्लॉटेजेस बन जाते हैं, जिसके कारण इंसान का शारीरिक हिस्सा कमज़ोर हो जाता है, चाहे वो हाथ हो, चाहे पाँव हो, चाहे दोनों हो। सामान्यतः ये देखा जाता था कि लकवे एक आयु वर्ग के बाद होते थे, 50 साल, 55 साल, 60 साल, पर अभी कोविड ने वो सारे टाइम फ्रेम और सारे एज ग्रुप को धूमिल कर दिया है। कोविड के बाद हमने देखा है कि मरीज़ ऐसे आ रहे हैं जो 20 साल के हैं, 25 साल के भी हैं, 30 साल के भी हैं, 40 साल के भी हैं, जिनमें खून की नस में गाढ़ापन और क्लॉटेजेस आ रहे हैं। इन बीमारियों को हम कोविड से इसलिए रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि ये वो पेशेंट हैं जिन्हें और किसी प्रकार की बीमारियां नहीं है। सामान्यतः लकवा होने के लिए ये हमेशा हम देखा जाता है कि किसी को अगर ब्लड प्रेशर हो, किसी को अगर डायबिटीज़ हो, किसी को थायराइड की बीमारी हो, किसी को बोन मैरो की बीमारी हो, उन लोगों में कहीं ना कहीं लकवे ज़्यादा रूप में देखे जाते हैं। पर पोस्ट कोविड पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिन्हें पहले कोई बीमारियां नहीं थी, जो कोविड से पूरा रिकवर कर गए और उसके बाद उनमें लकवे आ रहे हैं, क्योंकि कोविड अपने आप में खून की नस को गाढ़ा कर देता है और उसके कारण वहाँ पे लकवे आते हैं। ये बात सबको समझना ज़रूरी है कि पोस्ट कोविड लकवों का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है जो हम सामान्य लकवों का ट्रीटमेंट करते हैं उससे, और ये एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें तुरंत का तुरंत हमें हॉस्पिटल, अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल और न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते इसमें हम ट्रीटमेंट इंटरवेंशन चालू कर दें तो हमने ये देखा है कि ये लकवे पूरे 100% रिकवरेबल है। इनकी रिकवरी रेट सामान्य लकवों के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर देखने को मिली है। हालांकि अभी इसमें डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, पर जितना हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकते हैं, अपने कलीग्स के एक्सपीरियंस से भी बता सकते हैं, थोड़ा सा इन लकवों में रिकवरी बेहतर है।
तो ये मेडिकल इमरजेंसी है जो लकवों के साथ हमें मिल रही है को पोस्ट कोविड। पांचवी और जो एक और अहम चीज़ जो पोस्ट कोविड हमें देखने को मिल रही है, जो मेडिकल इमरजेंसी कर रही है, वो है ऑटो इम्यून बीमारियाँ। ऑटो इम्यून बीमारियाँ ऐसी है जिसमें आपका शरीर का इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि बाहरी आदमी कौन है और अंदर का आदमी कौन है। जैसा हम बहुत बार नक्सलवाद के साथ या छत्तीसगढ़ में कई बार टेररिज्म, जो रेड टेररिज्म के साथ हम बोलते हैं कि अंदर के लोग भी अपने आप को ख़राब ही कर रहे हैं और बाहर के लोग भी हमें ख़राब कर रहे हैं। तो ये एक ऑटो इम्यून बीमारियाँ रहती है जो हमें देखने को मिलती है। इन ऑटो इम्यून बीमारियों में आपके शरीर अपने शरीर को बाहरी आदमी समझने लग जाता है और उसके अगेंस्ट काम करने लगता है। और जब ये होता है तो शरीर के सारे सिस्टम बंद होने लग जाते हैं, जिसमें दिमाग सबसे प्राइमरी सिस्टम है जो बंद होता है। ऐसी बीमारियों को हम लोग ऑटो इम्यून एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं। ऐसे मरीज़ कोविड से ठीक होने के बाद भी बहुत हाई डिग्री बुखार, जिसमें 102, 103, 104 डिग्री बुखार के साथ साथ बेहोशी, बेसुधी और साथ ही साथ झटके इन बीमारियों में बहुत कॉमनली आते हैं। ऐसे मरीज़ रहते हैं जिन्हें लगातार झटके भी आते हैं और जिन्हें हमें वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये वाला जो वर्ग है मरीज़ों का जो इन कॉम्प्लिकेशन के साथ आ रहा है, उनकी बचने की गुंजाइश या बाहर आने की गुंजाइश बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है कि पेशेंट कितने समय में हॉस्पिटल आ गया। अगर मरीज़ पहला झटका या दूसरा झटका आने के अंदर तक हॉस्पिटल पहुंच पाता है या अपने नियरेस्ट मेडिकल केयर से कोई ना कोई ट्रीटमेंट ले लेता है, तो इनमें झटकों को रोककर बाहर लाने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है। पर अभी भी ये वाली बीमारी और ये वाला सीरियस क्रिटिकलनेस ऐसा है जिसमें 50-50% चांसेस रहते हैं पेशेंट पूरी तरह से बाहर आए। और सबसे दुख की बात यह है कि ये वाला जो वर्ग है वो सबसे ज़्यादा यंग लोगों को अफेक्ट कर रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट्स 35 से 45 साल की उम्र वाले हो रहे हैं। डॉक्टर रौनक सर, कोविड के मरीजों में किस टाइप के मेंटल प्रॉब्लम्स देखे जा रहे हैं? देखिए, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी परेशानी है जो कोविड के समय कोविड के मरीजों और उनके परिजनों में देखने मिल रही है। अपनों को खोने का गम, काम छूट जाना, पैसे की किल्लत, ये डर कि कहीं उन्हें कोविड ना हो जाए, उनके बच्चों को कोविड ना हो जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है जो अभी मेंटल हेल्थ के रूप में लोगों में आ रही है। इसमें लोगों को नींद की समस्या, जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, वो आ रही है। बहुत लोग बेचैन और घबराहट हो रही है, जिसे हम एंजाइटी मेडिकल भाषा में बोलते हैं। अचानक से सांसें फूलने लग जाती है तो लोग डर जाते हैं कहीं कोविड ना हो गया हो। अचानक से दिल की धड़कन बढ़ जाती है तो डर जाते हैं कहीं हार्ट अटैक ना आ रहा हो। नींद की गड़बड़ी के कारण पूरे समय शरीर में थकान, कुछ करने की ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है। लोग अपने काम में उस एक्टिवनेस के साथ जा नहीं पा रहे हैं, उनके फोकस गड़बड़ हो जा रहे हैं। बहुत लोगों ने अपने कई परिजन खोए हैं, कई तो पूरी फैमिलीज़ ऐसी रही हैं जिन फैमिलीज़ में मल्टीपल लोगों की डेथ हुई है। तो उन लोगों के जाने का गम, अपने प्रियजनों के जाने का गम लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल रहा है। और उसके कारण कैसे ऐसे विचार उनके आ रहे हैं कि क्या उन्हें आगे रहना चाहिए, वो क्यों बच गए। ये एक सवाल बहुत लोग बोल देते हैं कि कोविड मुझे हुआ और मेरे दोस्त को भी हुआ, वो नहीं बच पाया, मैं कैसे बच गया। इस चीज़ का गम भी लोगों को हो रहा है। तो ऐसे समय में हमें लोगों को अच्छे से सांत्वना देना बहुत ज़रूरी है, उनकी इस बात को आराम से सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं, अगर हम अच्छे से सुने, मरीज़ की परेशानी को समझें तो आधी समस्या उससे ही ठीक हो जाती है। ऐसे समय में ऐसे लोगों को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। उनके आसपास उनके घर वाले, उनके प्रियजन, उनके दोस्त यार हमेशा उनके पास रहें। और डेफिनेटली इसके लिए ट्रीटमेंट और दवाइयाँ बनी हैं जो मन के इस विकार को थोड़ा ठीक करती हैं। ये मनोरोग की दवाइयाँ न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट दोनों आपको ट्रीट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब भी ऐसा आप अपने किसी परिजन में लक्षण देखें जो कोविड के बाद ठीक हुआ है, जिसके व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया है, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास लेकर जाएं। ये दवाइयाँ उनकी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से लाइन पर ला सकती है और कुछ दिनों और कुछ हफ्तों के ही ट्रीटमेंट से पेशेंट वापस ऊर्जावान हो जाता है और अपने रूटीन लाइफ में आगे बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, रूटीन न्यूरो मरीजों को अगर कोविड हो जाए तो क्या वे अपना इलाज लगातार जारी रख सकते हैं, और इस दौरान अगर वे वैक्सीन लगवाएं तो क्या होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है जो कई न्यूरोलॉजी के मरीज़ों में हमें बार बार हमारे पास आते हैं कि क्या उन्हें अपनी न्यूरो की परेशानी को कंटिन्यू करना चाहिए, दवाओं को, उन्हें कोविड हो गया है वहाँ पे वो किस तरह से ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएं। जैसा हम बीएम शाह में अपने पेशेंट्स को ये काउंसलिंग हमेशा करते हैं और ये बात हम जानकारी के रूप में अपने सारे न्यूरोलॉजी के पेशेंट्स तक पहुँचाते हैं, वो ये है कि चाहे कोविड आपको हुआ हो या ना हुआ हो, आपको अपनी न्यूरोलॉजी की दवाइयाँ और ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। न्यूरोलॉजी की ऐसी कोई दवाइयाँ या बीमारियाँ नहीं हैं जो आपके कोविड के ट्रीटमेंट या कोविड की बीमारी को बढ़ा सकती है या आपकी इम्यूनिटी को किसी तरह भी अफेक्ट कर सकती है। तो इस बात से एकदम निश्चिंत रहना बहुत ज़रूरी है। बीएम शाह हॉस्पिटल में हम अपने बहुत सारे न्यूरोलॉजी के मरीज़ों को ऑनलाइन सर्विसेज दी है। अप्रैल के महीने में ही जब पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे और बहुत ओवरलोडिंग थी कोविड के पेशेंट्स की, उस समय हमने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को ऑनलाइन काउंसलिंग देकर उनका ट्रीटमेंट किया। उन्हें दवाइयाँ, प्रिस्क्रिप्शन हम लोगों ने हॉस्पिटल से लिखकर व्हाट्सएप किए हैं। मेक श्योर हमने उनसे फॉलोअप किया कि वो दवाइयाँ उन्हें मिल जाएँ। अगर उन्हें दवा नहीं मिली है तो हॉस्पिटल ने अपनी तरफ से दवाइयाँ प्रोवाइड करने के पोर्टल्स भी बनाए हैं ऐसे
मरीज़ों के लिए। तो अपनी दवाओं को कंटिन्यू करें, बिल्कुल अपने ट्रीटमेंट से ना डरें। और रही बात वैक्सीनेशन की, बहुत जगहों पे ये भ्रांति फैली हुई है कि अगर आप किसी प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हैं तो वैक्सीन ना लगाएं, पर ये भ्रांति पूरी तरह से गलत है। जितने भी ICMR जो अपने हेल्थ इंस्टीट्यूट है उनके डेटा हैं उसमें साफ बात बोली गई है कि हर तरह की बीमारियों में कोविड की वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और न्यूरोलॉजी की ऐसी कोई बीमारियां नहीं हैं जिनमें इनके साइड इफ़ेक्ट रहेंगे। तो आप अपनी दवाइयां लेते हुए भी वैक्सीनेशन ज़रूर से कराइए। कराने के पहले अगर मन में शंका हो तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट से एक बार मिल लीजिए, वो आपको उसके बारे में समझा देंगे, बोल देंगे। पर ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके लिए आपको वैक्सीनेट नहीं होना है। वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर आइए और कराइए। डॉक्टर रौनक सर, हमारा ये आपसे आखिरी सवाल है कि न्यूरो प्रॉब्लम्स को लेकर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं समाज के हर वर्ग को यही कहना चाहूँगा कि न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम्स अगर समय पे अपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाई जाए, उनसे कंसल्ट और सलाह लिया जाए तो बहुत अच्छे से ट्रीटेबल और मैनेजेबल है। तो कृपया जब भी आपको कोई न्यूरो संबंधी समस्याएं हो रही हैं, अपने न्यूरोलॉजिस्ट को आइए, दिखाइए, उनसे अपनी सारी बातें समझिए, इधर उधर के झांसों में ना पड़े, ताकि आपका समय भी बचे और आपकी बीमारी भी जल्द ठीक हो जाए। अभी इस कोविड के समय में हम लोग BM शाह हॉस्पिटल में भी ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे थे न्यूरोलॉजी विभाग में, जिसमें जो मरीज़ अगर फिजिकली आ नहीं पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी बीमारियों के बारे में पूछ सकते हैं और उनको दवाइयाँ उस तरह से बता दी जाती है। रेगुलर काउंसलिंग्स और फिजियोथेरेपीज़ के लिए भी हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको वीडियोज़ के थ्रू गाइड कर रहे हैं। तो कृपया आप अपनी न्यूरोलॉजी समस्या लेकर आएँ और उसका निराकर लें। अंत में हम सबको ये समझना पड़ेगा कि कोविड महामारी ने हर वर्ग को झकझोर के रखा है और हमारी यूनिटी और हमारी समझदारी इसमें आगे बढ़ इस बीमारी को हमें बचा सकती है। हमें सबको वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करना है। हर बीमारी के लोग वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और ताकि हम सब इस कोरोना के तीसरे वेव तक ना पहुंच पाएं और ये वेव जो सेकंड सबसे भयावह था दुर्ग भिलाई में, ये यहीं पे ही पूरी तरह से ख़त्म हो सके। थैंक यू। डॉक्टर रौनक सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बहुत सारी कोविड संबंधित जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे BM शाह हॉस्पिटल के डॉक्टर रौनक दानी, जिन्होंने न्यूरो और कोविड संबंधित हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम चर्चा सेहत की में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।